अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप बखैर व आफ़ियत होंगे। प्राइम मिनिस्टर पैकेज फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ जो कि लास्ट ईयर अप्रैल में अनाउंस किया गया था और उसमें फ़र्दर एक्सटेंशन की गई थी और 30 जून 2021 को ये पैकेज एक्सपायर हो रहा था, लेकिन इस बजट में इसमें कुछ फ़र्दर एक्सटेंशंस दी गई हैं। मैं इन सारी एक्सटेंशंस को कवर करते हुए आज आपके सामने पूरा कंस्ट्रक्शन पैकेज आपके सामने डिस्कस करूँगा, सो दैट कि अगर आपने आज अभी तक अप्लाई नहीं किया और अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जान सकें कि कैसे अप्लाई करना है और उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस बनाई थी इस पे, आप वो भी वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन में मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंस्ट्रक्शन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। तो कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का स्टेटस दे दिया गया है। उसमें कहा गया है कि फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ मई 2020 a person directly involved in the construction of buildings, roads, bridges and other such structures or development of land to the extent and for the purpose of import of plant and machinery to be utilized in such activity subject to such conditions and may be notified by the board। तो ये कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट को इंडस्ट्री का स्टेटस दिया गया है। नेक्स्ट करते हैं जी, इसमें 100D सेक्शन 100D इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच रिलेट्स टू स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। यानी ये जो इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पैकेज है इसके हवाले से 100D और 11th शेड्यूल, ये 2 प्रोविजंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये सारी अप्लाई होती हैं स्पेशली कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट सेक्टर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं जी। सब सेक्शन 1 है, for the tax year 2020 and onwards, the tax payable by a builder or developer as defined in subsection 9 who opts to pay tax under this section shall be computed and paid in accordance with the rules in the 11th schedule on the project to by project basis on the income, profits and gains derived from the sale of buildings or sale of plots as the case may be। तो टैक्स ईयर 2020 और उसके बाद ऐसे कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो कि इस स्कीम के तहत टैक्स करना चाहते हैं और उन पे जो रूल्स अप्लाई होंगे वो 11th शेड्यूल होंगे, उनकी इनकम के ऊपर जो प्रॉफिट्स हैं वो सेक्शन 100D के मुताबिक और 11th शेड्यूल के मुताबिक कैलकुलेट किए जाएंगे। अच्छा, उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट शामिल हैं? न्यू प्रोजेक्ट टू बी कम्प्लीटेड बाई 30 सितंबर 2023। नया प्रोजेक्ट है 20 30 2023 तक कंप्लीट होना चाहिए। और अगर कोई एग्जिस्टिंग इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट आप रजिस्टर करना चाहते हैं इस स्कीम के तहत तो उसको भी 30 सितंबर 2023 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें प्रोवाइजो है, वो कहता है कि प्रोवाइड दैट इनकम, प्रॉफिट और गेन्स ऑफ अ बिल्डर और डेवलपर ऑफ एन इनकम्प्लीट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स एंड अप टू द year 2019 or the tax year 2020 as the case may be shall be subject to the provisions of this ordinance as were in force prior to the commencement of tax laws amendment ordinance 2020। तो अगर इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है और उसको आप रजिस्टर करने जा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन से पहले के जो प्रॉफिट्स हैं वो एग्जिस्टिंग टैक्स लॉ के तहत कैलकुलेट होंगे और उसके बाद के जो टैक्सेस हैं वो सेक्शन 100D के मुताबिक कैलकुलेट होंगे। सेकेंड प्रोवाइजो है जी, प्रोवाइड फर्दर दैट एनी इनकम ऑफ बिल्डर और डेवलपर अदर देन इनकम, प्रॉफिट्स, गेन्स सब्जेक्ट टू दिस सेक्शन शैल बी सब्जेक्ट टू टैक्स एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। यानी कि जो प्रोजेक्ट्स आपने रजिस्टर किए हुए हैं इस स्कीम के तहत FBR के साथ, उसके अलावा अगर बिल्डर और डेवलपर की कोई इनकम है तो वो भी नॉर्मल इनकम टैक्स प्रोविजंस के मुताबिक टैक्स होगी, इस स्कीम के तहत वो नहीं होगी। इस स्कीम के तहत सिर्फ वो प्रोजेक्ट्स टैक्स होंगे जो कि आपने रजिस्टर कराए हुए हैं एज़ पर द प्रोविजंस जो मैं आपसे आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सब सेक्शन 2 कहता है कि वेयर सब सेक्शन 1 अप्लाइज द इनकम शैल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर एनी हेड्स ऑफ इनकम इन कंप्यूटर टैक्स द टैक्सेबल इनकम ऑफ द पर्सन। यानी कि अगर आप
100D के मुताबिक अगर आप सब सेक्शन 1 में जैसे हमने डिस्कस किया, अगर आप अपनी इनकम टैक्स करवाना चाहते हैं इस स्कीम के तहत, तो किसी और हेड ऑफ इनकम में ये इनकम टैक्स नहीं होगी। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर दिस ऑर्डिनेंस फॉर एनी एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड इन डिराइविंग द इनकम। और आपने ये इनकम डिराइव करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किए हैं, एक्सपेंसेस किए हैं, उसका कोई डिडक्शन या कोई क्लेम आपको नहीं मिल सकता। सी कहता है द अमाउंट ऑफ इनकम शैल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी डिडक्टेबल अलाउंसेस और सेट ऑफ एनी लॉसेस, यानी कि इसके अलावा और भी आप डिडक्शंस कोई नहीं कर सकते। जैसे कोई अलाउंसेस हैं पार्ट 9 में, चैप्टर 3 के पार्ट 9 में जो दिए गए हैं, या सेट ऑफ लॉसेस, कोई लॉसेस कहीं और से आपको हो रहे हैं तो वो यहाँ पे आप एडजस्ट नहीं कर सकते। और उसके बाद कहते हैं नो टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड अगेंस्ट टैक्स पेएबल अंडर सब सेक्शन 1 एक्सेप्ट क्रेडिट फॉर द टैक्स अंडर सेक्शन 236A and 236K collected from the builders or developer after the commencement of the tax laws amendment ordinance 2020 on purchase of immovable property utilized in a project। तो 236A और 236K के अलावा किसी किस्म का कोई टैक्स क्रेडिट भी आप क्लेम नहीं कर सकते। और वो भी जो टैक्स लॉस सेकंड अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया था 2020 का, उसके बाद आप ये क्लेम कर सकते हैं। जो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी आप परचेज़ करते हैं जो उस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होनी है, उसके ऊपर जो 236A या 236K का जो टैक्स कटता है वो आप क्लेम कर सकते हैं, बाकी कोई और टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जी, देयर शैल बी नो रिफंड ऑफ एनी टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड अंडर दिस ऑर्डिनेंस। तो कोई टैक्स जो कट गया ये आपका, या जो आपने कलेक्ट कर लिया, उसका रिफ़ंड नहीं होगा। यानी जो टैक्स कट गया वो आपने पे करना ही करना है। इफ़ द टैक्स पेएबल हैज़ नॉट बीन पेड और शॉर्ट पेड, द सेड अमाउंट ऑफ टैक्स मे बी रिकवर्ड एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली। तो अगर आपने इस स्कीम के मुताबिक जो टैक्स पेएबल था वो पे नहीं किया या कम पे किया है, तो वो आपको वो आपको देनी पड़ेगी इन एनी केस। Section 113 and 113C shall not apply on the turnover, income, profit and gains of the builder or developer from the project। सेक्शन 113 और 113C जो हैं वो मिनिमम टैक्स के ऊपर हैं, टर्नओवर टैक्स के ऊपर हैं। तो टर्नओवर टैक्स की प्रोविजन या मिनिमम टैक्स की प्रोविजंस जो हैं वो अप्लाई नहीं होंगी ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जो इस स्कीम के तहत रजिस्टर होंगे। उसके बाद है जी, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 111 shall not apply on the capital investment made in a new project under the clause A of the subsection 1 in the form of money or land subject to the following conditions। तो सेक्शन 111 जो है वो आपसे सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछता है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपसे पूछता है कि इसका सोर्स क्या था, आपने पैसे कहाँ से लाए। बट ये कि अगर आप जो नीचे प्रोविजंस हैं, जो कंडीशंस हैं, ये आप मीट करते हैं तो आपसे सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं पूछा जाएगा। अभी मैं एक और चीज़ यहाँ क्लैरिफाई कर दूँ कि जो प्रोजेक्ट्स 30 जून तक रजिस्टर नहीं हो सके और अब वो रजिस्टर करना चाहते हैं तो वो 111 से एग्जाम नहीं होंगे, उनसे सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 111 की प्रोविजन का बेनिफिट लेने के लिए क्या, नंबर 1 पहली कंडीशन है, इफ़ द इन्वेस्टमेंट इज़ मेड बाय द बिल्डर और डेवलपर बीइंग एन इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल है तो उस सूरत में इन द फॉर्म ऑफ मनी सच बिल्डर और डेवलपर शैल ओपन अ न्यू बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट सच अमाउंट इन इट ऑन और बिफोर 30 जून 2021। अगर आपने 111 की एग्जामेशन लेनी है और आप इंडिविजुअल हैं तो आप वो रकम एक नया बैंक अकाउंट खुलवा के 30 जून 2021 या उससे पहले आप उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इन द फॉर्म ऑफ लैंड सच बिल्डर और डेवलपर शैल हैव द ओनरशिप ऑफ द लैंड एट द कमेंसमेंट ऑफ द टैक्स लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। तो ये जब टैक्स लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 अप्रैल 2020 में आया था, उससे पहले अगर आपके पास लैंड है तो तब भी, और वो आप इस प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उसका सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप बाद में लैंड परचेज़ करते हैं तो आपसे सोर्स का पूछा जा सकता है। इसी तरह आप अगर मनी 30 जून से पहले आपने बैंक में जमा नहीं करवाई तो तब भी इसका सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आपसे पूछा जा सकता है। ये तो था इंडिविजुअल के बारे में। अब अगर वो कंपनी है या एसोसिएशन ऑफ पर्सनस है
तो सच कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन शैल बी ए सिंगल ऑब्जेक्ट कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सनस। तो सिंगल ऑब्जेक्ट यानी कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट की कंपनी होगी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगी अंडर कंपनीज एक्ट 2017 या तो कंपनीज एक्ट 2017 के तहत, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2017, LLP एक्ट जो है SECP में अगर आप रजिस्टर करते हैं LLP, या पार्टनरशिप एक्ट 1932। इन तीनों लॉज के मुताबिक वो फ्रेश कंपनी रजिस्टर होगी आफ्टर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द टैक्स लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। तो अप्रैल शायद 17 थी, उसके बाद कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए और सिंगल ऑब्जेक्ट कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, तो तब आप से सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं पूछा जाएगा। द पर्सन शैल बी ए मेंबर और शेयर होल्डर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ पर्सन और कंपनी। तो जो पर्सन है वो उस कंपनी का, उस LLP का या उस पार्टनरशिप फर्म का एक मेंबर या पार्टनर होना चाहिए। एंड इफ़ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ मेड, ये हम अगेन कंपनी या AOP की बात कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ मनी। अगर मनी की फॉर्म में रकम की सूरत में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो भी एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोल के 30 जून 2021 या उससे पहले उस स्पेशल बैंक अकाउंट में आप जमा करवाएंगे, तो तब आपसे सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं पूछा जाएगा। और इन द फॉर्म ऑफ लैंड, अगर आपने लैंड की सूरत में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो लैंड कमेंसमेंट ऑफ टैक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो है, जो मैं आपसे जिक्र किया, तो उससे पहले उसके पास होनी चाहिए, लेकिन वो कंपनी के नाम ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए 30 जून 2021 से पहले। इसका मतलब ये हो कि अब जो प्रोपर्टीज रजिस्टर होंगे वो इन दोनों सूरतों में क्वालिफाई नहीं करते हैं, उनसे सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछा जा सकता है। प्रोवाइडेड दैट सच पर्सन द पर्सन शैल हैव द ओनरशिप ऑफ द टाइटल ऑफ द लैंड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द टैक्स लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। यानी कि अगर कंपनी है और वो लैंड ट्रांसफ़र उसके किसी एक मेंबर के पास वो प्लॉट होना चाहिए, और वो प्लॉट जो है वो कमेंसमेंट ऑफ द टैक्स लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस से पहले परचेज हुआ होना चाहिए या उसकी ओनरशिप में होना चाहिए। A person making investment under A or B shall submit a prescribed form on IRS web portal by 30th day of June 2021। तो जो शख्स इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है A और B के तहत, चाहे वो इंडिविजुअल है या वो कंपनी AOP है, तो वो अपने प्रोडक्ट को IRS में रजिस्टर कराएगा 30 जून 2021 या उससे पहले। The money or land investment invested under clause A or B shall be wholly utilized in the project। तो जो ज़मीन या जो पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने ज़रूरी हैं। तो ये अगर आप कंडीशंस मीट करते हैं, और उसके बाद एक और कंडीशंस भी हैं। कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट शैल बी सर्टिफाइड विद इन द फॉलोइंग मैनर। तो कंडीशन ऑफ द कंप्लीशन क्या है? कंप्लीशन की कंडीशन यह है कि अगर बिल्डर है तो कोई मैप अप्रूविंग अथॉरिटी या नेस्पाक वो सर्टिफाई करेगा कि ग्रे स्ट्रक्चर एज पर द अप्रूव मैप हैव बीन कंप्लीटेड बाय द बिल्डर ऑन और बिफोर 30th डे ऑफ सितंबर 2023। तो मैप अप्रूविंग अथॉरिटी सर्टिफाई करेगी कि 30 सितंबर 2023 तक ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है बिल्डर की सूरत में। और अगर डेवलपर है तो द मैप अप्रूविंग अथॉरिटी और नेस्पाक शैल सर्टिफाइड दैट द लैंडस्केपिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड ऑन और बिफोर 30th सितंबर 2023। यानी लैंडस्केपिंग जो है वो 30 सितंबर 2023 से पहले कंप्लीट हो चुकी है। और अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैविंग एन ICAP QCR रेटिंग एज सेटिस्फैक्ट्री और एज नोटिफाइड बाय द बोर्ड फॉर दिस पर्पज शैल सर्टिफाइड दैट एट लीस्ट 50% ऑफ द प्लॉट्स हैव बीन बुक्ड for sale and at least 40% of the sale proceeds has been received by 30th September 2023। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म सेटिस्फैक्ट्री QCR या रेटिंग जिसकी है वो ये सर्टिफाई करेगी कि 50% प्लॉट्स बुक हो चुके हैं और उनकी 40% पेमेंट्स जो हैं वो आ चुकी हैं 30 सितंबर 2023 तक। और C है जी, at least 50% of the roads have been laid up to the
सब ग्रेड लेवल एज सर्टिफाइड बाय द अप्रूविंग अथॉरिटी ऑफ नेस्पॉक। तो नेस्पॉक ये भी सर्टिफाई करेगा कि 50% रोड जो हैं वो सब ग्रेड लेवल के ले हो चुके हैं, डल चुके हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि जी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 111 शैल आल्सो नॉट अप्लाई टू। तो 111 सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पूछा जाएगा और लोगों से भी। वो कौन है जी? द फर्स्ट परचेजर ऑफ बिल्डर ऑफ अ बिल्डिंग और अ यूनिट ऑफ बिल्डिंग परचेज फ्रॉम द बिल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज प्राइस ऑफ द बिल्डिंग और यूनिट ऑफ द बिल्डिंग सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। तो पहला परचेज़र जो इस प्रोजेक्ट में रजिस्टर्ड कंपनी या इंडिविजुअल से ख़रीदेगा, फर्स्ट परचेज़र, उस पर भी 111 अप्लाई नहीं होगी, बट उसकी कंडीशंस हैं। फर्स्ट, द फुल पेमेंट इज़ मेड थ्रू क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट टू द बिल्डर ड्यूरिंग द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट with the board under this section and ending on 31st day of March 2023। नए प्रोजेक्ट की सूरत में ये है जी, नए प्रोजेक्ट की सूरत में आपने क्रॉस बैंकिंग चैनल से पेमेंट अगर की हुई है और आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, और सारी पेमेंट जो है वो आपने कर दी है 31 मार्च 2023 या उससे पहले। Full balance amount of payment is made through a cross banking instrument to a builder during a period starting from the date of registration of the project with the board under this section and ending on 31st day of March 2023 in case purchase is made from existing incomplete project। तो अगर existing incomplete project है तो तब भी 31 मार्च 2023 से पहले फुल पेमेंट आपने कर दी है अगर, तो आपसे सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद बी है जी, द परचेजर ऑफ द प्लॉट हु इंटेंड्स टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग देयर ऑन। तो उसके बाद जिसने प्लॉट ख़रीदा है, जो उस पर बिल्डिंग बनाना चाह रहा है, अगर उस पर भी 111 अप्लाई नहीं होगा अगर द परचेज इज़ मेड ऑन और बिफोर 30th of June 2021। अगर परचेज़ 30 जून या 30 जून से पहले हो चुकी है प्लॉट की, द फुल पेमेंट इज़ मेड ऑन और बिफोर 30th day of June 2021 और उसकी पेमेंट क्रॉस चेक के ज़रिए 30 जून 2021 या उससे पहले कर दी गई है। और कंस्ट्रक्शन ऑन द सच प्लॉट इज़ कमेंस्ड ऑन और बिफोर 30th of December 2021 और इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है 31 दिसंबर 2021 या उससे पहले। Such construction is completed on or before 30th day of September 2023 और completion जो डेट वही 30 सितंबर 2023 है। And the person registered himself with the board on the online IRIS web portal। तो इसको भी, ऐसे persons को भी अगर वो 111 की एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं तो वो भी IRIS में अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे। उसके बाद है जी, वेयर सब सेक्शन 3 और 4 अप्लाई द वैल्यू और प्राइस ऑफ लैंड और बिल्डिंग एज द केस में बी शैल बी ऑन द हायर ऑफ क्लॉज ए और बी बिलो। तो उसकी वैल्यू क्या होगी जी, लैंड और बिल्डिंग जो उसने ख़रीदी है और वो जो पीछे हमने डिस्कस की है, 130% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू एज डिटरमाइंड बाय द बोर्ड। तो FBR जो प्राइसेस हैं उसका 130% सेक्शन 68 में जो दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ एट द ऑप्शन ऑफ द पर्सन मेकिंग इन्वेस्टमेंट द लोअर ऑफ द वैल्यू एज डिटरमिन्ड बाय एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ अप्रूव्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो या तो फेयर मार्केट वैल्यू का 130% होगा, FBR प्राइसेस का 130%, या 2 इंडिपेंडेंट वैल्यू जो वैल्यू देंगे वो स्टेट बैंक के अप्रूव्ड वैल्यू जो हैं उसकी लोअर वैल्यू, ठीक है, जो कम होगी उसमें से वो, इन दोनों का जो हायर है यानी A और B का जो हायर है वो वैल्यू आपने वो डिटरमिन की जाएगी, वो FBR कंसिडर करेगा फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन। सब सेक्शन 3 and 4 शैल नॉट अप्लाई टू द होल्डर ऑफ एनी ऑफिस, ठीक है। और ये सेक्शन जो है सब सेक्शन 3 और 4 अप्लाई नहीं होगी, यानी 111 की
सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के हवाले से, अगर वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है और उसका बेनामीदार है या उसका बेनामीदार है या उसके बच्चे हैं या उसके डिपेंडेंट्स हैं या उसकी बीवी है या उसका शोहर, वो नहीं ये एग्जाम्पशन ये बेनिफिट ले सकेंगे। और अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और अ कंपनी हुज इनकम इज एग्जाम्प्ट अंडर दिस प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। तो लिस्टेड कंपनी या रियल एस्टेट ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, रीट जो है, और या जिस कंपनी की इनकम एग्जाम्प्ट है वो भी ये बेनिफिट नहीं ले सकेंगे। और एनी प्रोसीड डिराइव फ्रॉम द कमीशन of a criminal offence including the crime of money laundering, extortion or terror financing but excluding the offences under this ordinance। तो उसमें ये कि अगर कोई क्रिमिनल इनकम है, क्राइम से आपने इनकम कमाई है और या आपने मनी लॉन्ड्रिंग से पैसे कमाए हैं तो वो भी 111 की एग्जाम्पशन नहीं उनको मिलेगी। उसके बाद है डिविडेंड इनकम पेड to person by builder or developer being a company out of the profits and gain derived by from such project shall be exempt from tax। तो डिविडेंड इनकम पे भी कोई टैक्स नहीं होगा। इस प्रोजेक्ट जो ये प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड होंगे FBR पोर्टल के साथ अंडर दिस सेक्शन, उनकी डिविडेंड इनकम के ऊपर जो वो डायरेक्टर्स को देंगे उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। और सब सेक्शन 8 कहता है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन और द 11th शेड्यूल वेयर अ रिटर्न और डिक्लेरेशन हैज़ बीन मेड थ्रू मिसरिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स सच रिटर्न और डिक्लेरेशन शैल बी वॉइड एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन दिस ऑर्डिनेंस शैल अप्लाई। और अगर आपने कोई मिस डिक्लेरेशन की है, गलत डिक्लेरेशन की है, कोई गलत बयानी का मुजाहरा किया है तो फिर आप इस स्कीम से आउट हो जाएंगे और आप पे नॉर्मल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अप्लाई होगा। लेकिन उसमें प्रोवाइजो है नो एक्शन अंडर दिस सेक्शन शैल बी टेकन इफ सच मिसरिप्रेजेंटेशन हैज़ बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ बोनाफाइड मिस्टेक। अगर आपसे इस तरह की गलती हो गई है, बोनाफाइड मिस्टेक हो गई है, आपने जानबूझ के नहीं किया, तो फिर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। और दूसरा प्रोवाइजो यह है कि नो एक्शन अंडर दिस सेक्शन शैल बी टेकन विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो कोई भी एक्शन जब भी लिया जाएगा तो आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, आपसे एक्सप्लेनेशन ली जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं 11th शेड्यूल रूल्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड टैक्स पेएबल देयर ऑन। तो ये सारे रूल्स हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनके मुताबिक ऐसे बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की टैक्सेशन की जाएगी। अच्छा, सबसे पहले एलिजिबिलिटी, दीज रूल्स शैल अप्लाई टू द प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन बाय द बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अंडर सेक्शन 100D। तो पहले उन्होंने बता दिया, जो आपने अभी सेक्शन 100D देखी उसके मुताबिक वो जो लोग उस पर क्वालिफाई करते हैं उन पे ये 11th शेड्यूल अप्लाई होगा। इनकम कंप्यूटेड एंड टैक्स पेएबल देयर ऑन शैल बी ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बाई प्रोजेक्ट बेसिस विच शैल बी कंप्यूटेड एंड पेड एट द रेट्स प्रोवाइडेड इन रूल 10। तो रूल 10 में रेट्स दिए गए हैं, लेकिन आप अगर एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपको हर प्रोजेक्ट को अलग अलग FBR पोर्टल पे रजिस्टर करना है, ठीक है, और हर एक की अलग टैक्सेशन कैलकुलेट होगी। द अबव रेफर्ड रेट शैल बी एप्लीकेबल फॉर कंप्यूटेड टैक्स लायबिलिटी फॉर द प्रोजेक्ट ऑन एनुअल बेसिस। तो जो रेट रूल 10 में दिए गए हैं इसके मुताबिक टैक्स कैलकुलेशन होगा, टैक्स की लायबिलिटी आपकी कैलकुलेट होगी। और इसका फार्मूला क्या है, वो कहते हैं कि टैक्स लायबिलिटी एज पर द रेट्स इन रूल 10। रूल 10 के मुताबिक जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट पे टोटल टैक्स लायबिलिटी जो बनती है डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट लाइफ, तो ये आपकी एनुअल लायबिलिटी बन जाएगी। मसलन आपकी अगर 1 करोड़ रुपये टैक्स लायबिलिटी है और 3.5 साल प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है, तो 1 करोड़ को 3.5 पे डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू बनेगी वो आपकी एनुअल टैक्स लायबिलिटी होगी। द एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट लाइफ फॉर टैक्स पर्पस शैल नॉट एक्सीड 3.5 ईयर। तो टोटल लाइफ जो है वो 3.5 साल से ऊपर नहीं होगी। Provide that in case of existing incomplete projects, the estimated project life shall be treated as 4 years maximum for the tax year 2020 through tax year 2023, and the tax payable shall be reduced by the percentage of completion up to the last day of accounting period pertaining to tax year 2019 or tax year 2020 as declared in the registration form। तो अगर इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है उसकी मैक्सिमम लाइफ जो है वो 4 ईयर होगी और टैक्स लायबिलिटी भी उसी तरह कैलकुलेट की जाएगी
यानी कि जिस डेट को आपने रजिस्टर करवाया और कितने परसेंट वो कंप्लीट था, और उस हिसाब से प्रो रेटा बेसिस पे इसको कैलकुलेट किया जाएगा। 2019 में आपने रजिस्टर करवाया या 2020 में या 2021 में आपने रजिस्टर करवाया, तो आपकी 2019 या 2020 की जो प्रायर टू रजिस्ट्रेशन टू टैक्सेशन है वो अलग कैलकुलेट होगी। उसके बाद कहते हैं रजिस्ट्रेशन एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो बिल्डर या डेवलपर इसमें क्वालिफाई करेंगे, उन्होंने अपनी आईआरएस पोर्टल के ऊपर इस प्रोडक्ट को रजिस्टर करना होगा, और ये 31 दिसंबर 2021 या उससे पहले आपने रजिस्टर करना है। ये 30 जून था, तो ये एक्सटेंड करके इस बजट में उन्होंने 31 दिसंबर 2021 कर दिया है। तो अब आप अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करवा सकते हैं 31 दिसंबर 2021 या उससे पहले। Registration form as may be prescribed, which shall include inter alia details of a member or shareholder of the builder or developer. तो बिल्डर और डेवलपर के शेयर होल्डर्स की डिटेल्स। प्रोवाइड दैट डेवलपर हु इज़ आल्सो अ बिल्डर in case of a project shall submit 2 separate forms for registration as a developer and as a builder. तो अगर वो बिल्डर और डेवलपर दोनों हैं तो वो फिर एक बिल्डर के लिए फॉर्म और एक डेवलपर के लिए फॉर्म दो सबमिट करेगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द विद बेनिफिट ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ द सेक्शन 100D इज़ रिक्वायर्ड टू बी क्लेम्ड बाय द बिल्डर और डेवलपर, द प्रोडक्ट शैल बी रजिस्टर्ड बाई लेटेस्ट बाई 30 जून 2021। और अगर आप 111 सेक्शन 111 या 100D की सबसेक्शन 3 के मुताबिक आप अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं कि आपसे सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ना पूछा जाए, तो 30 जून या उससे पहले ये प्रोडक्ट रजिस्टर होना ज़रूरी है। और एन इररिवोकेबल ऑप्शन टू बी असेस्ड अंडर दिस शेड्यूल इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच प्रोजेक्ट। तो इररिवोकेबल ऑप्शन आपने यहाँ पे देनी है कि आप इस 100D के तहत आप टैक्सेशन करवा रहे हैं। उसके बाद है जी, बिल्डर और डेवलपर अवेलिंग दिस स्कीम शैल इलेक्ट्रॉनिकली फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम एंड वेल्थ स्टेटमेंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड accompanied with the evidence of payment of due tax, which shall be taken for all purposes of this ordinance to be an assessment order issued to the taxpayer by the commissioner to the extent of income computed under these rules. तो जो लोग इस स्कीम को अडॉप्ट करना चाहते हैं, इसको अवेल करना चाहते हैं, वो अपनी इलेक्ट्रॉनिकली अपनी इनकम टैक्स रिटर्न और अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फ़ाइल करेंगे और एविडेंस ऑफ टैक्स पेमेंट देंगे साथ, तो वो कमिश्नर की तरफ से असेसमेंट ऑर्डर कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद सर्टिफिकेशन, एवरी बिल्डर और डेवलपर शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन and provide to the board in the prescribed manner certificate from the map approving authority या NESPAC as the case may be the following effects। तो NESPAC या map approving authority से वो क्या लेंगे जी, टोटल लैंड एरिया इन स्क्वायर यार्ड्स, कवर्ड एरिया इन स्क्वायर फीट, सेलेबल एरिया इन स्क्वायर फीट एंड टाइप कमर्शियल, रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल ऑफ द सेलेबल एरिया और द टोटल लैंड एरिया एज द केस में बी। तो ये डिटेल्स होनी चाहिए उस सर्टिफिकेट में, टोटल लैंड एरिया, कवर्ड एरिया, सेलेबल एरिया और उसकी टाइप जो है। उसके बाद है एडवांस टैक्स। तो हर बिल्डर या डेवलपर जो इस स्कीम में के तहत रजिस्टर होगा, वो हर क्वार्टर में 1/4 टैक्स लायबिलिटी एज एन एडवांस टैक्स पे करेगा। तो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में सेक्शन 147 में जैसे दिया गया है उसके मुताबिक जो टैक्स लायबिलिटी, जैसे मैंने पीछे बताया कि कैसे कैलकुलेट होगी फार्मूले के मुताबिक, उसकी 4 हिस्से करके हर क्वार्टर में एक हिस्सा वो पे करेगा। फिर उसके बाद है इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। तो बिल्डर या डेवलपर जो इस स्कीम के तहत रजिस्टर होता है, वो 10 टाइम्स ऑफ टैक्स पेड, 10 गुना अपने जो जितना उसने टैक्स पे किया उसके 10 गुना प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है ना। मसलन उसने अगर 40 लाख टैक्स दिया है तो वो 4 करोड़ तक अपनी इनकम इनकॉर्पोरेट कर सकता है। लेकिन वो कहते हैं प्रोवाइडेड दैट सच बिल्डर एंड डेवलपर शैल नॉट बी अलाउड टू इनकॉर्पोरेट प्रॉफिट्स एंड गेन्स accruing from low cost housing as defined in the clause F of Rule 9 in excess of 10 times of tax liability under Rule 2। तो लो कॉस्ट हाउसिंग में अगर आपने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है तो 10 टाइम से ज़्यादा आप
नहीं क्लेम कर सकते प्रॉफिट्स, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर प्रॉफिट्स एंड गेन्स अकरिंग फ्रॉम अ प्रोजेक्ट आर इन एक्सेस ऑफ 10 times of the tax paid under Rule 2, such excess profits and gains shall be incorporated in the books of accounts or will statement as the case may be and taxed under Part 1 of first schedule। अगर इन केस आपके प्रॉफिट्स और गेंस जो हैं वो 10 टाइम से ज़्यादा हैं तो फिर अपनी आप बैंक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनकॉर्पोरेट तो कर सकते हैं, लेकिन नीचे प्रोवाइजो है सच प्रॉफिट्स एंड गेन्स अकरिंग फ्रॉम सच प्रोडक्ट्स इन एक्सेस ऑफ 10 times of tax paid under Rule 2 shall be incorporated by paying tax at the rate of 20% of profits or gain which are in excess of said limit। तो 10 टाइम तक जो टैक्सेशन है वो हम रूल 10 में देखेंगे, उसके मुताबिक होगी। अगर उससे ज़्यादा है आपकी तो वो 20% टैक्स होगी। यानी अगर आपने 40 लाख रुपया आपने टैक्स दिया है तो 4 करोड़ तक की जो इनकम होगी वो इस रूल 10 के मुताबिक होगी, और अगर आपकी 5 करोड़ है तो अगला जो 1 करोड़ है वो 20% के हिसाब से टैक्स होगा। फिर एग्जम्पशन फ्रॉम विदहोल्डिंग टैक्स अंडर सेक्शन 150 एंड 153। तो जो 150 या 153 के तहत विदहोल्डिंग होती है टैक्स की वो नहीं होगी इसमें, और उसमें यह है कि बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर नहीं होगी, सिर्फ स्टील और सीमेंट के ऊपर होगी। उसके अलावा तमाम बिल्डिंग मटेरियल्स के ऊपर आप विदहेल्ड नहीं करेंगे किसी कंज्यूमर टैक्स। फिर उसके बाद सर्विसेज ऑफ प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, शटरिंग एंड अदर सिमिलर सर्विसेज अदर दैन दोज प्रोवाइडेड बाय कंपनीज़। तो अगर आपने कंपनीज़ के अलावा किसी से सर्विसेज ली हैं, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, शटरिंग वगैरह की, तो उस पर भी कोई विदहोल्डिंग नहीं होगी। लेकिन ये अगर सर्विसेज आपने कंपनी से ली हैं तो उन पर विदहोल्डिंग होगी। The provisions of Section 150 shall not apply to the payments of dividend exempt under Section 70 subsection 7 of the Section 100D। जैसे मैंने आपको कहा था कि जी डिविडेंड पे टैक्स नहीं होगा तो उस पर विदहोल्डिंग भी नहीं होगी। उसके बाद कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑन चेंज ऑफ पैटर्न ऑफ ओनरशिप ऑफ अ बिल्डर और डेवलपर बिफोर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट अगर जो रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है इस स्कीम के तहत, उसमें ओनरशिप अगर चेंज होती है, मतलब कोई डायरेक्टर ऐड होता है या पार्टनर ऐड होता है, तो उस पर क्या है जी, वेयर द एग्जम्पशन फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ 111 हैज़ बीन क्लेम्ड अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ द 100D। अगर आपने 111 की एग्जम्पशन क्लेम की हुई है तो फिर अ शेयर होल्डर और पार्टनर और बिल्डर और डेवलपर शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज द ओनरशिप of an incomplete project except where at least 50% of the total project cost as certified by the firm of chartered accountants। जैसे मैंने कहा था कि उसकी रेटिंग जिसकी सेटिस्फैक्ट्री हो, और अगर 50% तक अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट इनकर नहीं हो गई और वो ये भी सर्टिफाई करेगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, तो फिर उससे पहले आप कोई पार्टनर ऐड नहीं कर सकते, यानी चेंज नहीं कर सकते पार्टनरशिप पैटर्न को, और 50% के बाद आप कर सकते हैं। उसके बाद द सक्सेशन टू लीगल हायर्स इन केस ऑफ डिसीज शेयर होल्डर और पार्टनर शैल बी अलाउड। हाँ, अलबत्ता एक कोई पार्टनर या डायरेक्टर फोत हो गया है तो फिर वो सक्सेशन उनके जो वारसीन हैं, जो उनके लीगल हेयर्स हैं, उनको ज़रूर हो सकेगी। द एडिशनल पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इन अ बिल्डर और डेवलपर्स आफ्टर द 30th day of June 2021 may join, but additional partners or shareholders shall not be eligible for exemption provided under subsection 3 of the Section 100D। तो 30 जून 2021 के बाद पार्टनर्स ऐड हो सकते हैं, लेकिन उन पार्टनर्स को 100D की सबसेक्शन 3 की जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा, यानी उनसे सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो एग्जामेशन जो थी वो उनको नहीं होगी, नए पार्टनर्स को। उसके बाद डेफिनेशंस हैं कुछ, मैं ज़रा जल्दी आपको बता देता हूँ। एरिया मीन्स इन केस ऑफ अ बिल्डर, in case of a commercial or residential building except a house saleable area of the building। तो घर के अलावा जो रेजिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग हैं या फ्लैट्स वगैरह हैं, उसका सेलेबल एरिया जो है ना वो कंसिडर होगा एरिया। इन केस ऑफ अ हाउस द कवर्ड एरिया ऑफ द हाउस, घर की सूरत में उस घर का कवर्ड एरिया। इन केस ऑफ अ डेवलपर द टोटल लैंड एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट, तो डेवलपर की सूरत में टोटल लैंड एरिया को एरिया कंसिडर किया जाएगा। बिल्डिंग मीन्स अ रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग और यूनिट देयर ऑफ।
यानी कि बिल्डिंग का मतलब है रेजिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग, या यूनिट अगर फ्लैट्स हैं उसके 10 फ्लैट्स हैं तो हर यूनिट को एक बिल्डिंग कहा जा सकता है। कमर्शियल बिल्डिंग इंक्लूड्स एनी बिल्डिंग और पार्ट देयरऑफ व्हिच इज़ टू बी यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस। ठीक है। Commencement of the project means in case of a construction project when layout plan is approved by the concerned authority। commencement जो start of the business the project है वो उसमें layout plan जब authority approve कर देती है तो तब हम समझ लेंगे कि ये commencement हो गई है। in case of a development project, अगर development का project है when development plan is approved by the concerned authority, यानी development plan अगर approved है, provided that where the building or builder or developer has taken all actions and done all things which are required and necessary to procure the approval, but such approval is delayed beyond a period of 30 days from the date of relevant application and the cut-off date is 31st of December 2021, is not adhered to by the builder or developer, the board may provisionally accept the commencement of such project on a case-to-case basis। तो अगर बिल्डर या डेवलपर ने अप्लाई किया हुआ है लेकिन 30 डेज़ से ज़्यादा डिले हो गया है, अप्रूविंग अथॉरिटी ने अभी तक अप्रूव नहीं किया, तो वो फिर प्रोविजनल बेसिस पे उसको इजाज़त मिल जाएगी, यानी उसकी कमेंसमेंट समझ ली जाएगी। फिर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि इन केस ऑफ अ बिल्डर द डेट ऑन विच द ग्रे स्ट्रक्चर इज़ कम्प्लीटेड। तो बिल्डिंग की सूरत में ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट होना ज़रूरी है। प्रोवाइडेड दैट सच ग्रे स्ट्रक्चर शैल ओनली बी कंसिडर्ड एज कम्प्लीटेड व्हेन द रूफ ऑफ द टॉप फ्लोर हैज़ बीन लेड एज पर द अप्रूव्ड प्लान। तो ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीशन का मतलब ये है कि जो अगर जितनी भी उसके फ्लोर्स हैं उसका टॉप फ्लोर जो है उसके ऊपर छत कम अज़ कम डल गई हो। इन केस ऑफ अ डेवलपर द डेट ऑन विच एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल प्लॉट्स हैव बीन बुक्ड इन द नेम ऑफ बायर्स, 50% प्लॉट्स जो हैं वो बुक हो गए हों, 40% उनकी सेल प्रोसीड्स आपको रिसीव हो गई हों, और द लैंडस्केपिंग हैज़ बीन कम्प्लीटेड, लैंडस्केपिंग हो चुकी हो, और एटलीस्ट 50% ऑफ द रोड हैज़ बीन लेड अप टू द सब ग्रेड लेवल एज सर्टिफाइड विद द अप्रूविंग अथॉरिटी और नेस्पाक। तो 50% रोड्स जो हैं वो भी ले हो चुकी हों सब ग्रेड लेवल की। फिर उसके बाद लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम एज डेवलपमेंट अप्रूव्ड बाय नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी और अंडर एहसास प्रोग्राम, और NAPHDA का मतलब है नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, नेस्पाक का मतलब है नेशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड। रेजिडेंशियल बिल्डिंग मीन्स अ बिल्डिंग विच इज़ नॉट अ कमर्शियल बिल्डिंग बट डज नॉट इंक्लूड बिल्डिंग यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पजेज। Saleable area in case of a building means a saleable area as determined by the approving authority or MAP approving authority or NESPAC। ठीक है। Unit means a self-contained or independent building or part thereof including houses, apartments, shops, offices etc। तो एक यूनिट का मतलब ये है कि कोई दुकान, कोई एक दफ्तर या कोई एक अपार्टमेंट, ठीक है, या बिल्डिंग का कोई पार्ट जो इंडिपेंडेंटली यूज़ हो सकता हो। उसके बाद रेट्स हैं। रूल 10 की मैंने बात की थी। रेट्स में 3 कैटेगरीज उन्होंने दी हैं जी। एक तो बड़े सिटीज़ हैं कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद, वहाँ के रेट्स हैं। फिर उसके बाद हैदराबाद, सक्कर, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, साहिवाल, पेशावर, मर्दान, एबटाबाद एंड कोयटा, ये सेकंड कैटेगरी। और थर्ड कैटेगरी में अर्बन एरियाज़ नॉट स्पेसिफाइड इन कॉलम 2 एंड 3। और उसके बाद बाकी इसके अलावा यानी इन 2 कैटेगरीज के अलावा कहीं हैं तो वो थर्ड कैटेगरी में आते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले टैक्स ऑन बिल्डर्स फॉर कमर्शियल बिल्डिंग्स। अब कमर्शियल बिल्डिंग्स अगर हैं तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में ₹250 पर स्क्वायर फीट होगा उसका रेट ऑफ टैक्स। और अगर सेकंड कैटेगरी है हैदराबाद, सक्खर वगैरह में तो ₹230 पर स्क्वायर फीट होगा। और उसके अलावा अगर इन दोनों एरियाज़ में नहीं है, किसी इसके अलावा है, तो वो ₹210 पर स्क्वायर फीट। ये कमर्शियल बिल्डिंग्स का है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए उन्होंने फर्दर 2 कैटेगरीज बनाई हैं, अप टू 3000 स्क्वायर फीट एंड 3000 स्क्वायर फीट एंड अबव। तो अगर 3000 स्क्वायर फीट तक की टोटल रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो ₹80 इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में। सेकंड कैटेगरी में ₹65 पर स्क्वायर फीट और थर्ड में ₹50 पर स्क्वायर फीट। और 3000 या इससे ऊपर की अगर है तो फिर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में ₹125 पर स्क्वायर फीट, हैदराबाद, सक्खर एंड अदर सिटीज़ में ₹110 पर स्क्वायर फीट, और उसके अलावा बाकी एरियाज़ में जो है वो ₹100 पर स्क्वायर फीट होगा।
ये तो हो गया बिल्डर्स के ऊपर। फिर अगर बात करें डेवलपर्स की, तो उसमें टैक्स ऑन डेवलपर्स एंटायर प्रोजेक्ट, तो एंटायर प्रोजेक्ट के ऊपर अगर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची है तो ₹150 पर स्क्वायर फिट टैक्स होगा। सेकंड कैटेगरी में ₹130 पर स्क्वायर फिट होगा और थर्ड में ₹100 पर स्क्वायर फिट होगा। ठीक है। उसके बाद जी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया, अगर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर रहे हैं तो वो उस पर है जी कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में कर रहे हैं तो ₹20 पर स्क्वायर फिट होगा, और इस तरह बाकी एरियाज़ में भी रेट्स गिवन है। और उसके बाद इन केस ऑफ मिक्स्ड यूज़, ये कमर्शियल और रेजिडेंशियल के मैंने रेट्स आपको बताए। तो अगर मिक्स यूज़ के लिए है कि कुछ उसमें फ़्लैट्स जो हैं वो कमर्शियल यूज़ के लिए, कुछ रेजिडेंशियल, तो रेस्पेक्टिव रेट्स मेंशन अबव शैल अप्लाई। तो उसमें से जो कमर्शियल के लिए एरिया होगा उस पर कमर्शियल रेट लगेगा, जो रेजिडेंशियल के लिए है वो रेजिडेंशियल रेट लगेगा उसके ऊपर। इन केस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ प्लॉट्स एंड कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग ऑन द सेम प्लॉट्स एज वन प्रोजेक्ट, बोथ रेट्स शैल अप्लाई। अगर डेवलपमेंट ऑफ प्लॉट भी है एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग भी है उसके ऊपर एक ही प्रोजेक्ट के अंदर, तो बोथ रेट अप्लाई होंगे। जो डेवलपमेंट है उस पर डेवलपमेंट का रेट लगेगा और जो कंस्ट्रक्शन है उस पर कंस्ट्रक्शन का रेट लगेगा। प्रोवाइड दैट इन केस ऑफ लो कॉस्ट हाउसिंग एंड ऑल प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट बाय NAPHDA द हायर रेट्स शैल अप्लाई। तो लो कॉस्ट हाउसिंग में और नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो हायर रेट्स हैं इनमें वो अप्लाई होंगे। यानी कि अगर कंस्ट्रक्शन का रेट ज़्यादा है तो वो अप्लाई होगा, और अगर डेवलपमेंट का ज़्यादा तो वो अप्लाई होगा। तो ये डिटेल्स थी जी। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसकी रीज़न ये है कि मैंने पूरा जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की स्कीम है वो पूरी की पूरी आपसे डिस्कस की है। आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल होगी। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट लीव अ कमेंट एंड आई विल गेट बैक टू यू। तो इजाज़त दीजिएगा, हाज़िर होते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।